आज हम डिस्कस करने वाले हैं गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद में हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। 1915 में गांधी जी भारत वापस आते हैं और वो खाली हाथ नहीं आते, अपने साथ लाते हैं अनुभव किस चीज़ का, कि आंदोलन में जन शक्ति कैसे काम करती है। जैसा कि 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और वो वहाँ पे भारतीय मजदूरों की दशा को देखते हैं। भारतीय मजदूर जो अनुबंध समाप्त होने के बाद अपनी फैमिली के साथ वहीं रहने लगते हैं, तो उनको प्रजाति उत्पीड़न और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है और उनको ये भी अधिकार नहीं होता है कि वो फुटपाथ का भी यूज़ कर सके और साथ ही उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलते होते हैं। तो गांधी जी ये सब देख के वहीं पे रुक जाने का निर्णय लेते हैं और उनको संघर्ष में प्रेरणा देने के लिए और संगठित करने के लिए प्रयास करते हैं। तो 1894 में वो भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। साथ ही वो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन करते हैं। इंडियन ओपिनियन किसकी कृति है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन स्टार्ट करते हैं और गांधी जी अपना संघर्ष का प्रथम चरण स्टार्ट करते हैं, जो कि है 1906 तक 1894 से, और ये उनका उदारवादी चरण रहता है, क्योंकि इसमें वो प्रार्थना और याचिका दक्षिण अफ्रीका सरकार को भेजते हैं और भारतीयों की दशा में सुधार की मांग करते हैं। इसके अलावा वो इस संदर्भ में ब्रिटेन में भी प्रार्थना और याचिका भेजते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि भारत जो है वो ब्रिटेन का ही निवेश है और ब्रिटेन का ये दायित्व है कि वो भारतीयों के हितों की रक्षा करें। तो 1906 के बाद से गांधी जी का दूसरा संघर्ष का चरण स्टार्ट होता है 1914 तक, और इसमें वो यूज किए जाते हैं सत्याग्रह का। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। और इस सत्याग्रह का सिद्धांत है सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा से एक बल की प्राप्ति होती है, नैतिक बल वही हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए मददगार साबित होती है। इस सत्याग्रह का ये उद्देश्य नहीं होता है कि आप अपने दुश्मन के बुरे के बारे में सोचें, बल्कि इसका मकसद होता है कि आप उसके हृदय में परिवर्तन कर दीजिए और उसको अपने अनुकूल बना लीजिए। तो गांधी जी पहली बार सत्याग्रह करते हैं दक्षिण अफ्रीका में, और किस चीज के खिलाफ वो सत्याग्रह करते हैं, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका में उस वक्त ये नियम रहता है कि जो भारतीय हैं वो अपने साथ एक पंजीकरण प्रमाण पत्र साथ में लेके घूमेंगे, जिसमें उनके अंगूठे के निशान होते हैं। तो गांधी जी इसके खिलाफ सत्याग्रह करते हैं और जेल भी जाते हैं। तो ये इसके खिलाफ सत्याग्रह करते हैं। साथ ही वहाँ पे क्या होता है कि प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर भी रोक लगा दिया जाता है और पोल टैक्स वसूला जाता है, और जो विवाह ईसाई पद्धति के अनुसार नहीं होते उनको अमान्य घोषित कर दिया जाता है, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के खिलाफ गांधी जी वहाँ पे सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो अपने इन संघर्षों से और उनसे प्राप्त हुई सफलता से गांधी जी ने काफ़ी ख्याति प्राप्त करी और भारत में उनको शिक्षित लोगों के साथ साथ जन समाज में भी जानने लगते हैं और उनकी इज्जत करने लगते हैं। तो 1915 में जब गांधी जी आते हैं तो वो ये तय करते हैं कि वो 1 साल पहले भारत का पूरा भ्रमण करेंगे और उस दौरान वो मौत रहेंगे। 1916 में जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की शिलान्यास किया जाता है, जिसमें पहली बार वो अपना भाषण देते हैं, पहला जन भाषण है उनका 1916 में। तो 1916 में और चीज हुई होती है लखनऊ अधिवेशन, जिसमें गांधी जी शामिल होते हैं। इससे पहले गांधी जी कांग्रेस का अधिवेशन सबसे पहली बार किसमें शामिल होते हैं, तो 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन है
उसमें गांधी जी शामिल होते हैं। तो लखनऊ अधिवेशन में वो किससे मिलते हैं? राजकुमार शुक्ल से मिलते हैं और राजकुमार शुक्ल जी उनको अवगत कराते हैं कि चंपारण में किसानों की क्या समस्या है। तो क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी को सबसे पहले किसने चंपारण की समस्या से अवगत कराया और कहाँ पे? तो राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन में समस्या से अवगत कराया। तो गांधी जी एक टीम गठित करते हैं और उस टीम में कौन कौन से मेंबर है उसको देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि उस टीम में कौन मेंबर था और नहीं था। तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण शर्मा, नरगी पारेख, भूलाभाई देसाई, ब्रजकिशोर, C.F. एंड्रूज जिनको दीनबंधु भी कहा जाता है, और J.B. कृपलानी। इन लोगों की टीम गठित करके गांधी जी चंपारण के लिए चल देते हैं। तो चंपारण में वो भ्रमण कर रहे होते हैं और वो डेट डिसाइड किए थे कि अब सत्याग्रह करेंगे। तो चूंकि जो ब्रिटिश सरकार रहती है उनको दक्षिण अफ्रीका में हुए संघर्षों से जानी रहती है, तो वो उनको आदेश देती है कि आप चंपारण को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि उनको डर लगता है कि ये यहाँ पे आए हैं तो कुछ न कुछ हमारे विरोध में करेंगे। लेकिन गांधी जी नहीं जाते हैं और गांधी जी को मोतिहारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और गांधी जी वहाँ पे ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि जैसे सरकार उनको छोड़ना चाहती है, लेकिन वो जैसे वहाँ से छूटना ही नहीं चाहते हैं, वो उनकी जाल में ही फंसाते हैं। फिर भी बिहार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो उनको कहते हैं कि इसको छोड़ दो, इससे उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो गांधी जी को छोड़ दिया जाता है, उनको काम करने की इजाज़त दे दी जाती है, तो वो अपना सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। तो सरकार उनसे प्रभावित होती है क्योंकि उसमें एक भी हिंसा नहीं हुई होती है। तो सरकार क्या करती है, इंडिगो कमेटी की गठन करती है और उसमें गांधी जी को भी शामिल किया जाता है। और गांधी जी क्या करते हैं, उनको समझा देते हैं कि इस पद्धति को समाप्त करना क्यों ज़रूरी है। तो हम किस पद्धति की बात कर रहे हैं? 3 कटिया पद्धति की, जो किसानों की समस्या है चंपारण में। उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में जो बगान मालिक होते हैं, गोरे बगान मालिक और जो किसान होते हैं, उनके बीच में अनुबंध किया जाता है, जिसको 3 कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कटिया का अर्थ है कट्ठा से लिया गया है। कट्ठा भूमि मापन की इकाई होती है और 1 बीघा में कुल 20 कट्ठे होते हैं। और इस पद्धति के अनुसार ये नियम था कि किसान को अपनी भूमि के 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य है। क्योंकि इससे जो बगान मालिक हैं उनको बहुत फायदा मिलता था, वो इस नील को यूरोप के बाजारों में बेचा करते थे। तभी 19वीं शताब्दी के लास्ट में क्या होता है कि जर्मन ने एक कृत्रिम डाई का आविष्कार कर लिया होता है और ये डाई नील से सस्ता होता है, तो इसलिए इस नील की जो मांग होती है वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है। तो अब किसान भी नहीं चाहते कि इस नील को उगाया जाए, वो इसकी जगह वाणिज्यिक फसलों को उगाना चाहते हैं। लेकिन जो बगान मालिक होते हैं वो किसानों का फायदा उठाना चाहते हैं और वो इस पद्धति को समाप्त करने के एवज में जो कर है उसमें वृद्धि कर देते हैं और गैर जरूरी करों को भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी समस्या के निदान पाने के लिए गांधी जी को बुलाया गया था और गांधी जी इसमें अपनी पहली सफलता भी प्राप्त करते हैं। अब जो दूसरा उनका जो आंदोलन है वो है अहमदाबाद मील हड़ताल। ये है मजदूरों का एक आंदोलन। अहमदाबाद में क्या होता है, 1917 में ही प्लेग फैला होता है। ये प्लेग लगभग आज के कोरोना
लोग बीमार हो रहे थे, बहुत लोगों की मृत्यु हो रही थी। तो जो अहमदाबाद में जो कॉटन का मिल था, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो की गई होती है, तो उस कॉटन मिल में मजदूर जो है बीमार हो रहे थे और जो मजदूर ठीक ठाक थे वो भाग जा रहे थे वहाँ से। तो उनको रोक रखने के लिए जो मिल मालिक थे उन्होंने व्यवस्था की थी प्लेग बोनस की, ताकि जो मजदूर है उनको रोक के रखा जा सके। तो ये प्लेग बोनस जैसे ही प्लेग समाप्त होता है 1918 में, इसको समाप्त कर देते हैं प्लेग बोनस। वहीं श्रमिक चाहते हैं कि इस बोनस को दिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे चूँकि प्रथम विश्व युद्ध का दौर भी था और जो आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक जो समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई थी, तो श्रमिक चाहते थे कि इस प्लेग बोनस को भले ही नाम बदल दो, इसको महंगाई भत्ता कर दो, लेकिन ये प्लेग बोनस दिया जाना चाहिए। तो मिल मालिक उसको 20% देना चाहते थे, वहीं श्रमिक चाहते थे इसको मजदूरी का 50% जो है वो उनको बोनस के रूप में मिले। तो इसलिए ये श्रमिक जो होते हैं वो अनुसुईया बेन के पास चले जाते हैं। वो अम्बालाल साराभाई की बहन होती हैं, वही अम्बालाल साराभाई जिनकी आर्थिक मदद से गांधी जी के साबरमती आश्रम की स्थापना हुई रहती है। तो अनुसुईया बेन गांधी जी को यहाँ पे बुलाती हैं, तो गांधी जी एक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करते हैं और ट्रिब्यूनल से भी कोई फायदा नहीं होता। तो ये मिल मालिक जो है वो 20% देने की घोषणा कर देते हैं और साथ में कह देते हैं कि जिनको ये पसंद नहीं है वो नौकरी से उनको निकाल दिया जाएगा। तो फिर गांधी जी एक एनालिसिस करते हैं, वो देखते हैं कि मिल मालिकों का कितना फायदा हो रहा है, श्रमिकों की स्थिति कैसी है और महंगाई किस हद तक बढ़ी है। तो इन सब का एनालिसिस करके गांधी जी डिसाइड करते हैं कि इस बोनस को 35% दिया जाए, लेकिन मिल मालिक तैयार नहीं होते हैं। तो गांधी जी इसे एवज में क्या करते हैं, हड़ताल कर देते हैं। वो श्रमिकों से कहते हैं कि आप लोग मिल मत जाओ, हड़ताल स्टार्ट कर दो। तो गांधी जी के नेतृत्व में हड़ताल स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे दशा बिगड़ती जाती है, क्योंकि ये गरीब होते हैं, तो वो लोग वापस मिल में जाते हैं। तो गांधी जी उनको रोक रखने के लिए पहली बार भूख हड़ताल स्टार्ट करते हैं, ताकि जो श्रमिक है उनका मनोबल बना रहे। तो इस भूख हड़ताल से मिल मालिक भी प्रभावित होते हैं और फिर से ट्रिब्यूनल के द्वारा फिर से ये ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाती है और ट्रिब्यूनल के द्वारा फिर से 35% बोनस दिए जाने की घोषणा कर दी जाती है और यहाँ पे गांधी जी की दूसरी जीत प्राप्त होती है। अब इसके बाद गांधी जी का जो तीसरा आंदोलन था वो खेड़ा में था। खेड़ा भी अहमदाबाद में ही पड़ता है। तो खेड़ा में क्या था, 1918 में अकाल पड़ा हुआ था, बारिश ना के बराबर थी और प्लेग तो पहले से ही फैला हुआ था। तो बारिश ना होने की वजह से वहाँ पे किसानों की उपज अच्छी नहीं हुई थी। तो जो ब्रिटिश है उनकी राजस्व संहिता में भी ये बात लिखी थी कि अगर किसानों की उपज 1/4 से भी कम रहती है, उनकी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसकी 1/4 से भी कम होती है, तो लगान नहीं वसूला जाएगा। लेकिन क्या हो रहा था कि सरकार क्या कर रही थी, प्रोडक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं था, फिर भी वो कर की वसूली कर रही थी। तो इसीलिए वहाँ के जो किसान रहते हैं वो गुजरात सभा के पास जाते हैं और गुजरात सभा के प्रेसिडेंट होते हैं महात्मा गांधी। तो गुजरात सभा के प्रेसिडेंट महात्मा गांधी और जो उसके सचिव होते हैं वल्लभ भाई पटेल, कुछ लोगों को साथ ले जाके खेड़ा में पहुंचते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, लोगों दौरा करते हैं उस खेड़ा गांव में और किसानों को शपथ दिलाते हैं कि आप जो है करों की अदायगी नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये सत्याग्रह स्टार्ट होता है और वो लोगों को ये मोटिवेट करते हैं कि सत्याग्रह के लिए आपका कुछ भी चला जाए, आप लेकिन अपनी बात पे अड़िग रहेंगे। तो इसमें सरकार क्या करती है, दमनकारी नीति का भी यूज़ करती है। कितने सारे किसानों की जो ज़मीनें हैं वो जब्त कर ली जाती हैं, उनके मवेशियों को जब्त कर लिया जाता है और किसानों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अंततः किसान लास्ट में हार मानता है, सरकार लास्ट में हार मानती है और एक किसानों और सरकार के बीच में ये समझौता होता है कि जो 1 साल के लिए है ये जो कर है
उनको नहीं वसूला जाएगा। तो इस तरह से गांधी जी इन तीनों आंदोलनों में सफलता प्राप्त करते हैं।